हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। और इस चैप्टर में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इसके जैसे हमने नाम से पता है कि भाई सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले इस चैप्टर में जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो हमें पता है कि भाई सूक्ष्म जीव हम चारों तरफ देखते हैं। तो सूक्ष्म जीव की जो परिभाषा है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता है, यानी वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी हम खुली आंखों से उन जीवों को नहीं देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। उस यंत्र को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि सूक्ष्मदर्शी से सिर्फ सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। जैसे एक ब्रेड है, जो खाने की ब्रेड होती है, उस ब्रेड को नम वायु में, यानी खासकर जो बारिश का मौसम होता है, उस बारिश के मौसम में इस ब्रेड को नम वायु में खुला रख देते हैं। ठीक है, अब खुला रख देंगे तो ये जो ब्रेड होती है, इस ब्रेड के ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव क्या होंगे? वृद्धि करने लगेंगे। इस ब्रेड के ऊपर सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लगेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कवक कहते हैं। और ये जब कवक वृद्धि करेंगे तो धीरे धीरे काले रंग की संरचना बनाएंगे, काले रंग की। तो ये सामान्यतः इनका कलर क्या होता है? काले रंग। तो काले रंग की ये संरचना बना के हैं, जिन्हें कवक बोलते हैं। और ये जो कवक है, इनको सिर्फ आवर्धक लेंस से देख सकते हैं। आवर्धक लेंस, या हम बोल सकते हैं आवर्धक का मतलब इनको बड़ा करके दिखाने वाले, बड़ा करके दिखाने वाला जो लेंस है उसके द्वारा इनको देखा जाता है। या हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आगे हम इसमें एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको कुछ अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो एक क्रियाकलाप के द्वारा हम सूक्ष्म जीव हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि भी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनको एक परिभाषा और एक उदाहरण के माध्यम से हमने जाना। फिर आगे एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप में हम एक क्या करते हैं कि जो तालाब और पोखर है, तालाब या फिर पोखर मान लो, उससे क्या लेनी है? कुछ जल की बूंदें लेनी है। तो हमने वहां से कुछ जल ले आए, तो जल की बूंदें वहां से ली और उन बूंदों को क्या कर लिया? एक स्लाइड होती है, इस स्लाइड पे एक बूंद को रख दिया और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा के उसकी क्या बना ली? स्लाइड जो है वो हमने तैयार कर ली। किनकी? पोखर के जल की हमने बूंद ली और उस बूंद की स्लाइड हमने बना ली। फिर इस स्लाइड को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से, किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखते हैं। तो हमें इस स्लाइड जो है उसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो गति करते हुए दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं, या हम उसको गति करते हुए
देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आगे है कि जो हमें पता है, तो एक प्रयोग हमने किया, फिर जैसे एक सेकंड क्रियाकलाप भी हम इसमें देख सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर दे रखा है। तो क्रियाकलाप अगला जो है उसमें हम क्या करना है, जैसे हमें मिट्टी लेनी है, कुछ मात्रा में मिट्टी लेनी है, उस मिट्टी को क्या करना है, जल के अंदर घोल लेना है मिट्टी, और उसको हमने जल के अंदर घोल लिया, और जल के अंदर घोल लिया, फिर उस विलयन को शांत छोड़ देते हैं, और मिट्टी तो नीचे जम जाती है, और उसके बाद में ऊपर का जो जल है उनमें से जल की एक बूंद लेनी है, और उस जल की बूंद से पुनः क्या करनी है, हमें स्लाइड का निर्माण करता है, और उस स्लाइड का निर्माण करके इसे सूक्ष्म दर्शी के नीचे जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो हैं वो वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम इन क्रियाकलापों के द्वारा इनको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सिर्फ किसके द्वारा देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यदि हमारे पास नहीं है तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई उसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं या नहीं है। तो हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही सिर्फ सूक्ष्म जीव है उनको देख सकते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे ब्रेड के ऊपर जो कवक होते हैं, तो उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी जो उपकरण आता है वही हमें चाहिए होता है, उसी को ही हम यूज कर सकते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सामान्यतः। अब बात आती है कि भाई सूक्ष्म जीवों के वर्ग, सूक्ष्म जीवों के वर्ग, सूक्ष्म जीव है उनको सामान्यतः कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के जो सामान्यतः वर्ग होते हैं वो होते हैं 4 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 4 वर्ग होते हैं। अब उन 4 वर्गों में से पहला यदि वर्ग हम देखें तो जीवाणु है, उसके बाद में कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और फोर्थ हम ले सकते हैं शैवाल। तो सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और जो है शैवाल। तो हम इसको 4 वर्गों में बांट सकते हैं। अब बात आती है कि भाई जो वायरस होता है या विषाणु होता है, वायरस या विषाणु, अब ये भी सूक्ष्म जीव है। वायरस या विषाणु भी क्या है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन हम इस सूक्ष्म जीव को उनके साथ नहीं रख सकते। अब क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये केवल कहाँ गुणन करता है, जो परपोषी कोशिकाएं होती है, परपोषी सेल्स होती है, परपोषी में गुणन करता है। परपोषी का मतलब ये जैसे वातावरण में है, तो वातावरण में क्या है, मृत है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इनका अपना स्वयं का जीवन होता है, लेकिन ये जो वायरस होते हैं ये वातावरण में क्या होते हैं, मृत होते हैं। और जैसे ही परपोषी का मतलब कोई भी जीव है, उसके शरीर के अंदर यदि ये प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे गुणन करते हैं, वहाँ पे वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए इनको हम सामान्यतः उन सूक्ष्म जीवों के साथ नहीं रख सकते हैं। फिर कुछ सामान्य रोग है, जैसे जुखाम, फ्लू और सामान्य खांसी है, जुखाम हम बोल सकते हैं। फिर फ्लू, जिसको हम सामान्यतः इन्फ्लुएंजा, और फिर जैसे साधारण खांसी है, साधारण खांसी, तो ये साधारण खांसी है वो भी सामान्यतः किसके द्वारा होती है, इस वायरस के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। तो ये इन वायरसों के द्वारा हो सकती है, जिसमें जुखाम, फ्लू और साधारण खांसी है। फिर इसमें हम देखते हैं कि जैसे पोलियो और खसरा,
उसके बाद में ये तो साधारण है। फिर जैसे पोलियो है, पोलियो भी एक रोग है। फिर जैसे मीजल्स या जो खसरा है वो भी एक रोग है, वो भी सामान्यतः किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा। तो जुखाम, फ्लू, साधारण खांसी, पोलियो और खसरा ये सब किसके द्वारा होते हैं? वायरस के संक्रमण से हो सकते हैं। फिर जैसे मलेरिया और जो अतिसार होता है, सेकेंड हम लिख सकते हैं मलेरिया और अतिसार, तो ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया है और अतिसार वो किसके द्वारा होता है? सामान्यतः प्रोटोजोन्स जो होते हैं उन प्रोटोजोओं के द्वारा होने वाले रोग है। तो ये किससे होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। कौन से? मलेरिया और अतिसार। उसके बाद में जैसे टाइफाइड और क्षय जो होते हैं, टाइफाइड जिसको सामान्यतः म्यादी हम बोलते हैं, और क्षय रोग, ये किसके द्वारा होने वाले रोग हैं? जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से रोग है, तो उनके संक्रमण के लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड है वो किस सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला रोग है, तो हम क्या लिखेंगे? जीवाणु। फिर जैसे मान लो आ गया कि जो मलेरिया है वो किसके द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। फिर जैसे मान लो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई खसरा जो होता है, खसरा वो किसके द्वारा या कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाला रोग है, तो हम इसको लिख सकते हैं वायरस या विषाणु। वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, वायरस है, ठीक है, उसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि भाई सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं या सूक्ष्म जीव है क्या? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं या सूक्ष्म जीव है क्या? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो उनका स्थान कहाँ है, उनका घर कहाँ है, तो वो अब हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ने से पहले हमें ये अच्छे से जान लेना आवश्यक है कि जो सूक्ष्म जीव है वो सामान्यतः क्या होते हैं? एक कोशिक होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिक होती है। एक कोशिका का मतलब इन जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे वायरस है और जीवाणु है, तो ये जो जीवाणु और जो वायरस या जितने भी प्रोटोजोआ है, फंजाई या जो कवक है, वो क्या है? सब एक कोशिक होते हैं, अर्थात एक ही कोशिकाओं से ये क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। फिर जैसे इनमें कुछ होते हैं जैसे शैवाल है और कवक, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये तो क्या होते हैं? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं? एक कोशिक होते हैं। कौन? वायरस, जीवाणु और प्रोटोजोआ। उसके बाद में जैसे शैवाल है, तो शैवाल भी सामान्यतः एक कोशिक है, उनको रखा जाता है। शैवालों को सामान्यतः एक कोशिक की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर जैसे बहुकोशिक, तो बहुकोशिक का मतलब जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब बहुकोशिक में जैसे शैवाल भी आते हैं और कवक भी आते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि भाई शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। कौन? शैवाल। एक कोशिक सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और बहुकोशिक सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। कौन? शैवाल। और बहुकोशिक में आता है कवक, वो भी क्या है? बहुकोशिक सूक्ष्म जीव होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये जो शैवाल है वो कहाँ रहते हैं,
तो शैवाल या जो सूक्ष्म जीव है सामान्यतः उनको रहने के लिए कैसा भी वातावरण हो उसमें जीवित रह सकते हैं। शीत है, उष्ण है, शीत वातावरण है, उष्ण वातावरण है, उसमें भी वो क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अर्थात हर परिस्थिति में ये क्या कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अर्थात जीवित रह सकते हैं। और कुछ जैसे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, मरुस्थल है, दलदल आदि में भी ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव आसानी से अपनी वृद्धि परिलक्षित कर देते हैं या उपस्थित हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव मनुष्यों के साथ साथ जितने भी जीव हैं सभी जीवों में वृद्धि करते हैं, सभी जीवों में वृद्धि करते हैं। मनुष्य में तो करते हैं और जितने भी जीव हैं उनमें भी आसानी से क्या कर सकते हैं, वृद्धि है वो कर सकते हैं। कौन, सूक्ष्म जीव। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीव जो है वो सजीवों पर आश्रित रहते हैं, सजीवों पर भी आश्रित रह सकते हैं, आश्रित है यानी दूसरे जीवों के ऊपर भी डिपेंड रह सकते हैं। और कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र होते हैं और कुछ जीव या ज़्यादातर जो जीव है वो दूसरे जीवों के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, अर्थात उनसे अपना जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमीबा जो होता है, अमीबा स्वतंत्र है यानी किसी अन्य जीव के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो भी एक कोशिक है, सूक्ष्म जीव है, एक कोशिक है और सूक्ष्म जीव है, तो वो स्वतंत्र है। अर्थात जो समुद्र या जो लवणीय और अलवणीय जल जो होते हैं उसमें जो तलहटी होती है उसके अंदर ये अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, वो किसी अन्य जीव के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं या करते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने देखा कि भाई ये जैसे अमीबा के बारे में देखा कि अमीबा है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, लेकिन जो कवक और जीवाणु है, सामान्यतः कवक और जीवाणु जो हैं वो समूह के रूप में पाए जाते हैं, ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात ग्रुप बना के रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि सजीवों पर आश्रित होने वाले भी होते हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से भी पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। फिर आता है कि भाई जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो सूक्ष्म जीव क्या कार्य करते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव और हम, तो सूक्ष्म जीवों का हमारे लिए क्या उपयोग है। तो हमें पता है कि भाई सूक्ष्म जीव, कई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कई सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें कई तरह से नुकसान है वो भी पहुंचा सकते हैं। तो उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मित्रता रखने वाले सूक्ष्म जीव, अर्थात हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव। अब मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वह रहेगा मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी मित्रता के साथ रहने वाले, हमारे साथ मित्रता के साथ रहने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव होता है उनका विभिन्न कार्यों में उपयोग होता है, विभिन्न कार्यों में जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, इनमें सामान्यतः उनका उपयोग किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं दही है, उसके बाद में ब्रेड है, उसके बाद में जो केक है, दही, ब्रेड और जो केक है, उनके निर्माण में क्या सूक्ष्म जीवों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। और ये जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं।
जैसे हम एक दो इसके उदाहरण के बारे में भी देख सकते हैं। और सामान्यतः जो प्राचीन काल है, तो हमें पता है कि प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस निर्माण में किया जाता था? एल्कोहल के निर्माण में किया जाता था। तो प्राचीन काल में जो सूक्ष्म जीव है उनका सामान्यतः उपयोग क्या करते थे? जो व्यक्ति था वो एल्कोहल के निर्माण में उन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है। और कई सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक है। तो कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो पर्यावरण को क्या करते हैं? स्वच्छ बनाए रखते हैं। जैसे हम इसका बोल सकते हैं कि भाई, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो सब्जियों के छिलके हैं, पशु अपशिष्ट जिसमें विष्ठा है और गोबर, ये सब क्या हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। अब इन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को हम क्या करते हैं? सामान्यतः किसी गड्ढे के अंदर डाल देते हैं या वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनके ऊपर सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। और सूक्ष्म जीव इनके ऊपर वृद्धि करके, अर्थात जो जीवाणु है वो इनके ऊपर वृद्धि करके क्या कर देंगे? हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। हानि रहित पदार्थ, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, और उस पदार्थ का उपयोग सामान्यतः खाद के निर्माण में भी कर लिया जाता है। इसी प्रकार जैसे सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग औषधि के निर्माण में भी कर सकते हैं। औषधियों के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जैसे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। किसमें? मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, औषधि के निर्माण में। और उर्वरा शक्ति अर्थात उपजाऊपन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव जो है उनका उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि भाई ये हमने इसका जो बेसिक है उपयोग वो हमने देख लिए हैं। अब इसको हम विस्तृत रूप से किस प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए हम एक दो उदाहरण के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम एक उदाहरण समझते हैं, दही व ब्रेड का बनना। अब दही और जो ब्रेड है उसको किस प्रकार सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जा सकता है, तो ये इसको हम विस्तृत से अब पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो होगा दही व ब्रेड का बनना। दही और ब्रेड का जो निर्माण है वो किस प्रकार किया जाता है, तो इसके लिए हमें पता है कि एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। जीवाणु बोल दो या सूक्ष्म जीव बोल दो, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध जो होता है उसको दही में परिवर्तित करता है। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। दूध जो है उसको दही में परिवर्तित करने का कार्य जिस सूक्ष्म जीव या जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है उसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? जैसे ही दूध के अंदर इसको डाला जाएगा, दूध के अंदर कोई भी खट्टा पदार्थ जैसे नींबू का हल्का सा रस डालेंगे, तो उस स्थिति में जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, अर्थात गुणन करेंगे। और गुणन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं जनन। तो लैक्टोबैसिलस के जो जीवाणु है वो जनन के द्वारा दूध जो है उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं?
दही के अंदर परिवर्तित जो है वो आसानी से कर देते हैं। इसी प्रकार ये जो सूक्ष्म जीव हैं उसका उपयोग पनीर, अचार, सामान्यतः हम बोलते हैं पनीर है, अचार है, उनके निर्माण में भी किया जाता है या उनके उत्पादन में भी किया जाता है। इसी प्रकार जैसे रवा, इडली और भटूरे, सामान्यतः हम बोलते हैं रवा है, इडली है, भटूरा है, तो उसका जो मूल संघटक है, मूल संघटक वो क्या है? दही है। यानी जब रवा बनते हैं, इडली बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, तो उसके अंदर मूल संघटक के रूप में क्या मिलाया जाता है? दही है, उसको मिलाया जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि भाई जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं और उनका सामान्यतः उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, और सूक्ष्म जीव है वो जीवों के लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हमने पढ़ा। और कल इस सूक्ष्म जीव हैं उनको कुछ प्रयोगों के द्वारा समझने का जो है वो प्रयास करने वाले हैं।